हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने क्रैश कोर्स सीरीज चला हुआ है लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो उसी के सेगमेंट में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो बिना किसी देरी के कॉपी पेन निकाल लीजिए और आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज फेमसली नोन एज द ग्रीन जज। ये कह रहा है इनमें से किस जज को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और इसका जो जो दोस्तों आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, जस्टिस कुलदीप सिंह। जस्टिस कुलदीप सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इनका रिटायरमेंट हो चुका है और इनको ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में, इन्होंने अपने टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड पीआईएल को सुना था। उनका इशू को रिजोल्व किया था सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इन्हें ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है पार्ट 4A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जिसका आर्टिकल 51A है, उसमें कितनी ड्यूटीज प्रोवाइड कराई गई हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन होगा। 11 ड्यूटीज हैं टोटल। पहले 10 ड्यूटीज हुआ करती थी, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो 11 है। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, जिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया। ठीक है दोस्तों। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर डाली गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है। और जो 11वीं ड्यूटीज़ है इसको याद रखना है, ये 86वां संविधान संशोधन आया 2002 में, उसके द्वारा इसको डाला गया था। जो 11वीं ड्यूटी डाली गई वो 86वां संविधान संशोधन आया 2002 में, उसके द्वारा डाला गया। मतलब जो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये डाली गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, लेकिन जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई वो डाली गई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। और वो थी कौन सी दोस्तों? वो थी ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स एंड गार्डियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू स्कूल। मतलब सभी माँ बाप, सभी पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 से 14 साल है, उनको मतलब वहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने के लिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ही एक ड्यूटी और होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूछ ली जाती है, 8वें नंबर की ड्यूटी, जो होती है डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। याद रखना है, 8 नंबर की ड्यूटी है ये, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कह रहा है इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन। दोस्तों फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकंड है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात करें तो इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है, 315 से 323 तक। और पार्ट 14 आता है। पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 दिया गया है, जहाँ पर बात की गई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस की। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। थर्ड आता है इलेक्शन कमीशन। दोस्तों इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 है। ठीक है, आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन के लिए, तो ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, जिसे बोलते हैं योजना आयोग। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिजाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा के जॉइंट सिटिंग होती है तो तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कौन प्रिजाइड करता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। स्पेसिफिक केसेस में, सर्टेन केसेस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अंडर आर्टिकल 108। और इसकी अध्यक्षता, इसकी चेयरमैनशिप जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है जो वर्ड सोशलिस्ट है ये हमारे प्रेम्बल में किस अमेंडमेंट द्वारा डाला गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 42 एक ही अमेंडमेंट हुआ है अभी तक प्रेम्बल में, दैट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसके द्वारा 3 वर्ड डाले गए थे जो थे सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जाना जाता है, इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन इंडिया हैव पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, द स्टेटमेंट इज। ये कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस जारी यानी अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और अध्यादेश तब जारी होता है जब पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के केस में, और स्टेट लेजिस्लेचर जो है गवर्नर के केस में सेशन में नहीं होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ट्रू ओनली इफ द पार्लियामेंट एंड कंसर्न्ड लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। और प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने की वो आर्टिकल 123 है उसके लिए, आर्टिकल 123 123। और सेम पावर लेजिस्लेटिव पावर जो है यही गवर्नर के पास है आर्टिकल 213 में। याद करने के लिए कर सकते हैं हम कैसे इसे, 123 तो फिर गवर्नर केस में 2 इधर आ जाएगा जस्ट, और 213। ओके, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स। तो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है अगर कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद हो जाता है मतलब भारत के बीच में, भारत यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बीच में और किसी और राज्यों के बीच में, या फिर किन्हीं आपस में मतलब राज्यों के बीच में। पहला जो ऑप्शन है, जो पहला पॉइंट कह रहा है यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स स्टेट्स, मतलब भारत सरकार और किसी और राज्य सरकार के बीच में। दूसरा कह रहा है बिटवीन द स्टेट्स, मतलब जहाँ पर 2 राज्य सरकारें हों वहाँ पे, यहाँ पर ये केस क्या है इसमें, यहाँ भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो किस आर्टिकल में है इसका एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये आर्टिकल है इसके लिए 131, यानी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है दोस्तों, यूनियन ऑफ इंडिया और इट्स स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स के बीच में जब मैटर आ जाता है, कुछ भी विवाद हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है अंडर आर्टिकल 131, और ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 तरह के ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो ओरिजिनल तो दोस्तों वो होता है जहाँ पर मतलब हमें कोई हिरार्की फॉलो नहीं करनी पड़ती। हिरार्की फॉलो जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन नहीं होता तो हमें करना क्या होता, पहले लोअर कोर्ट में जाना होता, फिर हाई कोर्ट में जाना होता, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट आता। तो हमें हिरार्की फॉलो करनी पड़ती। क्योंकि ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पर जाओ। तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब। ये आर्टिकल 131 है इसके लिए। तो और अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात जो है वो 132, 133, 134 मतलब अलग अलग केसेस हैं उसके लिए। उसमें अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की बात उसमें की गई है, ये सभी आर्टिकल। और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की बात है वो आर्टिकल 143 है उसके लिए, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है दोस्तों, और तो हमने यहाँ पर इसका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। और जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी आर्टिकल 141, तो इसके लिए पता ही है आपको, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमने देख लिया। थर्ड ऑप्शन जो है आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल है यानी राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी। और फोर्थ ऑप्शन की आपको बता दिया है जिसमें है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो हमने 4 ऑप्शन क्लियर कर लिए यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। किस संविधान संशोधन द्वारा
जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट फेडरल कोर्ट वॉज established इन दिल्ली इन दिसंबर 1937 एंड इट सेट टिल। ये कह रहा है कि जो पहला फेडरल कोर्ट है, मतलब जो उच्चतम कोर्ट था, उसका इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले दिल्ली में किया गया 1937 में। और ये कब तक रहा, मतलब वो फेडरल कोर्ट जो दिल्ली में था वो कब तक रहा, वो तब तक रहा जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं बन गया, जो कि 28 जनवरी 1950 को बना था। ठीक है, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट का तब तक रहा जब तक जो फेडरल कोर्ट थी इसका इस्टेब्लिशमेंट तब तक रहा जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो गया। तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो ये कह रहा है जो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसका चेयरमैन कौन था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ मेजर कमेटीज़ थी, कुछ माइनर कमेटीज़ थी। जो मेजर कमेटीज़ थी वो थी टोटल 8, और जो माइनर कमेटीज़ थी वो टोटल थी 13। और चलिए जल्दी जल्दी इसको चेक कर लेते हैं एक बार। जो यूनियन पावर कमेटी थी, तो हमें यहाँ पे माइनर कमेटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन बनता है मोस्टली मेजर कमेटी से बनता है। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये मेजर कमेटी की सब कमेटी है। ठीक है, तो यूनियन पावर कमेटी थी एक, जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जिसके प्रेसिडेंट भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट कमेटी है, क्वेश्चन बन सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। और एक थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज़ एंड ट्रिबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो इसके चेयरमैन जो थे सरदार पटेल जी थे। और इसी की सब कमेटी है ये आपके सामने जो पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जिसके चेयरमैन जो थे JB कृपलानी जी थे। ठीक है जी, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की सीरीज़ में हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।